दुबई के शेख समंदर में 5 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा आइलैंड बनवा रहे थे जिसके हर विला के बाहर प्राइवेट बीच मौजूद होगा। समंदर की खतरनाक लहरों को रोककर वहां एक लग्जरी आइलैंड बनाने का सुहाना ख्वाब जो दुबई के शेख ने देखा था, वो इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए एक घिनौना ख्वाब साबित हुआ। इस पाम शेप के आइलैंड को समंदर की खतरनाक लहरों को बचाने के लिए इंजीनियर्स ने जब एक आउटर वॉल बनाने का फैसला किया तो उसके लिए 99 लाख टन पत्थर अरेंज कहां से किए जाए। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो ये आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के अंदर जाते और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते। चैलेंज नंबर 1, पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए अभी 6 महीने का वक्त हुआ था और इंजीनियरिंग टीम ने 4 किलोमीटर लंबा एक ब्रेक वाटर बना लिया था, लेकिन 7 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद मखतूम ने जो इंजीनियरिंग टीम को जो ये डेडलाइन दी थी वो थी 2.5 साल, यानी अब इंजीनियर्स के पास बकाया सिर्फ 21 महीने बचे थे, जिसमें ये ब्रेक वाटर भी कंप्लीट करना था और साथ साथ इसके अंदर पाम शेप का आइलैंड भी। इंजीनियर्स के लिए खड़ा होने वाला चैलेंज ये था, अगर इन्होंने ब्रेक वाटर कंप्लीट करने के बाद अंदर का काम शुरू किया तो ये शेख की दी हुई डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, और अगर पहले अंदर के आइलैंड पर काम शुरू किया तो समुद्र की लहरें इस आइलैंड को निगल जाएंगी। यानी अब इंजीनियर्स एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसमें से निकलने के लिए उनको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। इस चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि दोनों आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन एक साथ चलेगी, यानी जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता चला जाएगा उस हिस्से के अंदर पाम शेप आइलैंड को भी साथ साथ बनाना पड़ेगा। अभी ये प्लानिंग हुई ही थी और सर्दियों का मौसम आ पहुंचा और एक नई मुसीबत गले पड़ गई। हर साल सर्दी के मौसम में अरेबियन गल्फ तेज हवाओं के निशाने पे रहती है, जिनको शमाल स्ट्रोम्स कहा जाता है। इन तेज हवाओं की वजह से समंदर काफी भयानक हो जाता है, इतना भयानक कि इसमें ट्रेवल करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आइलैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए समुद्र का पुरसुकून होना बहुत जरूरी था। इस तूफान की वजह से 2 महीने तक कंस्ट्रक्शन का काम हार्ड पे था, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना टाइम जाया नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मसले का सलूशन ढूंढने लगे जो वाकई एक बहुत मुश्किल टास्क था। चैलेंज नंबर 2, पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत चाहिए थी। अगर वजन के हिसाब से बात की जाए तो इस पाम शेप ट्री आइलैंड को बनाने के लिए 1.5 करोड़ टन वजनी रेत रिक्वायर्ड थी, जो वाकई एक सरफरा देने वाला टास्क था। चैलेंज ये नहीं था कि इतनी सारी रेत आइलैंड साइड तक पहुंचाई कैसे जाएगी, बल्कि चैलेंज ये था कि इतनी सारी रेत लाई कहां से जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इतनी सारी रेत दुबई के रेगिस्तान से उठाई जाएगी तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दुबई के रेगिस्तान में बेशक इतनी सारी रेत है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन यह रेत बहुत ही बारीक है जिसको अगर पानी में मिलाया जाए तो वो मिक्स हो जाती है। यानी इंजीनियर्स को अब एक ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और जिसमें आइलैंड मजबूती से खड़ा भी रहे। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो रेत चाहिए थी वो समंदर के बॉटम से ही मिलेगी। कंस्ट्रक्शन के साइड से 10 किलोमीटर दूर समंदर में एक ऐसा पॉइंट तलाश किया गया जहां बॉटम पर इतनी सारी रेत थी जो इस आइलैंड को बनाने के लिए काफी थी। समंदर के बॉटम से ये रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया, जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में ये ट्रेजर 8000 टन वजनी रेत अपने टैंक में भर लेता था। फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर ये रेत स्प्रे कर दी जाती थी। इस पूरे प्रोसेस को रेन बोविंग कहा जाता है। रेत को निकालने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने में एक ड्रेजर को 4 घंटे लग जाते थे और एक वक्त में 8000 टन रेत ट्रांसपोर्ट की जाती थी। यानी अगर ये ड्रेजर सिर्फ डे टाइमिंग में 12 घंटे काम करेगा तो पूरे 1.5 करोड़ टन रेत लाने में 2 साल लग जाएंगे, लेकिन इंजीनियर्स के पास इतना टाइम कहाँ था। इसीलिए ये फैसला किया गया कि एक ही वक्त में कई ड्रेजर्स ये काम अंजाम देंगे ताकि कम से कम टाइम में शेख की दी हुई डेडलाइन पर उतर सकेंगे। चैलेंज नंबर 3, पाम शेप के आइलैंड को रेन बोविंग की मदद से बनाना इतना भी आसान नहीं था। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लाइन सीधी थी, बाकी सारी लाइंस कर्व्ड शेप में थी। खास तौर पर ट्री का ये कॉम्प्लिकेटेड शेप इंजीनियर्स के लिए काफी मुश्किलात खड़ा कर रहा था। ड्रेजर समुद्र में रेत स्प्रे तो कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आइलैंड के कुछ हिस्से समुद्र के ऊपर भी आ चुके थे, लेकिन अब जानना ये था कि जो लोग ये शेप बना रहे थे वो वाकई बन भी रही है कि नहीं। अगर गलत पोजीशन में रेत स्प्रे की गई
तो ना सिर्फ आइलैंड का शेप बर्बाद होगा बल्कि पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इसी वजह से ये फैसला किया गया कि 650 किलोमीटर ऊपर आसमान में अर्थ के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट की मदद ली जाए। जी हाँ, अर्थ के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट की मदद से पाम जुमेरह साइट की फोटोज ली गई, जिससे ये साबित हुआ कि अभी तक आइलैंड का जितना भी काम हुआ है उसकी शेप प्लान के मुताबिक ही है। शेख को ये जानकर खुशी तो हुई, लेकिन जैसे जैसे ड्रेजर सैंड स्प्रे कर रहा था वैसे वैसे उसकी मुश्किलों में उतना ही ज्यादा इजाफा भी हो जा रहा था। ना ही समुद्र में ट्री शेप की कोई आउटलाइन थी और ना ही कोई ऐसी आउटलाइन यहाँ बनाई जा सकती थी। ड्रेजर का अंदाजे से समुद्र में रेत स्प्रे करके पाम ट्री शेप को मेंटेन रखना इतना भी आसान नहीं था। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे ड्रेजर्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता चल सके और फिर वो वहीं तक रेत स्प्रे करे। इस काम को अंजाम देने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वर्कर्स जिनके हाथ में जीपीएस यूनिट मौजूद थे वो आइलैंड के बॉर्डर पे वॉक करते जाते और उनकी पोजीशन का रियल टाइम डाटा सेव हो जाता था। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का ये डाटा ट्रेजर्स को भेजा जाता था और ट्रेजर्स उसी जगह पर रेत स्प्रे करता था जहां मैनुअली इंसान वॉक करके गया था। ये सॉल्यूशन पूरी तरह काम कर रहा था। अब ट्रेजर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आइलैंड के बॉर्डर पर फिलिंग कर रहा था। चैलेंज नंबर 4, पाम जुमेरह की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए 1 साल से भी ऊपर हो चुका था। ब्रेक वाटर 8 किलोमीटर बन चुका था और दूसरी तरफ पाम आइलैंड की टीम भी दिन रात सिर्फ इसी काम पर लगी थी। अभी तक आइलैंड की 16 में से 9 शाखें भी बन चुकी थी। तभी इंजीनियरिंग टीम के सामने एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ब्रेक वाटर, जिसको असल में समुद्र की ताकतवर लहरों को रोकने के लिए बनाया गया था, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। वो वाकई लहरों को तो अच्छी तरह रोक रहा था, लेकिन अब आइलैंड के अंदर पानी का बहाव कम हो चुका था। यानी जो पानी आइलैंड के अंदरूनी साइड पे था वो एक ही जगह खड़ा होकर मैला और बदबूदार होने लगा था। ये एक ऐसा मसला था, यानी अगर इसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो इस बात का पूरा चांस था कि शेख का ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। अब इस मसले से निपटने के लिए आइलैंड के डिजाइन में चेंज करना जरूरी था। कुछ तो ऐसा करना था जिससे आइलैंड के अंदरूनी साइड पर पानी चलता रहे, जिससे वो खराब ना हो पाए। खुशकिस्मती से इंजीनियर्स को इसका एक सोल्यूशन मिल गया। ये फैसला किया गया कि ब्रेक वाटर को 2 साइडों से तोड़कर वहां ब्रिज बनाया जाए, ताकि एक साइड से पानी का प्रेशर अंदर जाए और दूसरी साइड से बाहर निकल जाए। ये सोल्यूशन आखिरकार काम कर ही गया और पूरे 2 हफ्तों के बाद आइलैंड के अंदर फंसा बदबूदार पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। अगस्त 2003 में पाम जुमेरह का ब्रेक वाटर कंप्लीट हो चुका था। 99 लाख टन पत्थरों से बना 250 मीटर चौड़ा ये ब्रेक वाटर समुद्र की लहरों को अच्छी तरह रोक रहा था। इसके एक ही महीने के बाद पाम आइलैंड की टीम से भी एक अच्छी खबर आ गई। 1.5 करोड़ टन रेत से बनाए जाने वाला पाम ट्री की 16 शाखें भी कंप्लीट कर ली गई थी। ड्रेजर्स जो 1 साल से मुसलसल चल रहे थे, उनका भी आराम करने का वक्त आ गया था। इंजीनियरिंग टीम ने वक्त से पहले ही हैरत अंगेज तौर पर आइलैंड को कंप्लीट कर लिया था और अब इस पर विलाज, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स बनाने की बारी थी। लेकिन मसले ऐसे थे जो किसी भी सूरत में इंजीनियरिंग टीम की जान नहीं छोड़ रहे थे। अब एंड टाइम पर एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जिसने पूरे आइलैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया। जो रेत डालकर पाम ट्री का शेप बनाया गया था, वो रेत अभी भी लूज थी। वक्त के साथ साथ रेत कम्पैक्ट हो रही थी और आइलैंड के कई हिस्से वापस पानी में जाना शुरू हो गए थे। शेख के सपने के मुताबिक इस आइलैंड पर मेटल रोड्स और हजारों बिल्डिंग बनना थी, लेकिन उसके लिए जरूरी ये था कि आइलैंड की रेत बिल्कुल ठोस हो। यह मसला पूरी इंजीनियरिंग टीम के गले में आ फंसा था। इसी वजह से पूरा काम एक बार फिर से होल्ड हो गया। इस मसले का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक ऐसा मसला था कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इसी प्रोजेक्ट पर टिकी हुई और इस आइलैंड की वजह से दुबई के शेख की इज्जत दाव पर लगी थी। इस मसले के अलावा एक और मसला भी था। दुबई अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वैसे ही अर्थक्वेक जोन के करीब है और अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आया और इसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। पाम आइलैंड की रेत जो पहले ही कॉम्पैक्ट नहीं थी, अर्थक्वेक के सिर्फ एक ही झटके से ये पूरा आइलैंड वैसे ही खत्म हो सकता था जैसे इस पोर्ट में पड़ी रेत पानी के अंदर जा रही है। इस मसले का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि इस आइलैंड की रेत को 12 मीटर की गहराई तक कॉम्पैक्ट किया जाए, जबकि नॉर्मल रोड रोलर सिर्फ 6 मीटर की गहराई तक रेत को प्रेस कर सकता है। अब इस मसले से जान छुड़ाने के लिए इंजीनियर्स एक नया तरीका मैदान में ले आए। एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मंगाई गई जो जमीन में अंदर जाकर वाइब्रेशन पैदा करती। इस वाइब्रेशन की मदद से रेत के ज़रात कॉम्पैक्ट हो जाते थे और जिस जगह ड्रिल सुराख करती थी वहाँ का हिस्सा फुल सॉलिड हो जाता था। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब हो चुका था, लिहाजा अब इस
इस तरह के 2.5 लाख से भी ज्यादा सुराख करके 5 किलोमीटर तक फैले पूरे आइलैंड को ठोस बना लिया गया। जिस आइलैंड को बनाने के लिए 7 साल का वक्त लगना था, उसको 40,000 वर्कर्स की मदद से इसको सिर्फ 3 सालों में कंप्लीट करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। जनवरी 2009 में सारी बिल्डिंग्स बनाने के बाद पहली बार पाम जुमेरा को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।